हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी से लेकर और 1 मार्च की शिफ्टों में जो एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं, सारे जीके जीएस के सवाल यहां पर हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका आने वाली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। 100% आज की क्लास से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी शिफ्टों में पूछे गए हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है अरुण मिश्रा का संबंध है मुक्केबाजी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना था। दोस्तों महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तथा जनसंख्या घनत्व कितना था। दोस्तों दोनों सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए थे। 2011 की जनगणना से आपकी शिफ्ट में 100% सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपको कितना पढ़कर जाना है उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो थी 74.04%। और दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व था 382 वर्ग प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति। इसको आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 943। कितना है? 1000 व्यक्तियों पर 943 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसको बोलते हैं लिंगानुपात। याद रखिएगा, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है आपकी परीक्षा में। और हरित क्रांति ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है आपकी परीक्षा में। ये दोनों आपको पढ़कर जाने, यहाँ से सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? 28 सितंबर वर्ष 2023 को दोस्तों इनका निधन हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तेरे चेहरे में वो जादू है, इस संगीत के संगीतकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था किशोर कुमार। किशोर कुमार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा भारत की पहली महिला संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो आपको नाम याद होगा सुब्बा लक्ष्मी। कौन थी दोस्तों? सुब्बा लक्ष्मी। सुब्बा लक्ष्मी। इनको दोस्तों भारत रत्न के द्वारा कब सम्मानित किया गया था? 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था। और लता मंगेशकर, कौन दोस्तों? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया है? वर्ष 2001 में। याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों के दोनों। वाजिद अली शाह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये दोस्तों कथक से संबंधित है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कथक दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर भारत का। इसको भी आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों जो सुब्रमण्यम है वो वायलिन वादक हैं। कौन है? वायलिन वादक। तो वायलिन वादक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है। तो संदीप कुमार है ट्रैक एंड फील्ड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश की खमती, कौन सी दोस्तों? खमती जनजाति। आपसे अगर परीक्षा में पूछ ले ये खमती जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो संकेन त्योहार मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। आपका बिल्कुल सही आंसर था। अगर दोस्तों क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो मनीष कपूर जी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर हम आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का दोस्तों अधिनियम कब का है? 1934 का अधिनियम है। कब का है? 1934 का इसका अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब दोस्तों आपको याद होगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। दोस्तों जल्दी से बताएं, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। लेकिन अगर आपसे केवल आरबीआई का पहला गवर्नर पूछे तो आप ऑसबोर्न स्मिथ बताएंगे। दोस्तों दोनों सवाल अलग अलग हैं, याद रखिएगा। पहला भारतीय गवर्नर पूछे तो आप बोलेंगे सीडी देशमुख, अगर केवल गवर्नर पूछे तो आप बोलेंगे ऑसबोर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस की बहुत फेमस खिलाड़ी है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा अधिनियम के तहत कितने दिनों का कार्य प्राप्त होता है, तो दोस्तों 100 दिनों का कार्य प्राप्त होता है नरेगा अधिनियम का। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है आने वाली शिफ्टों में कि नरेगा अधिनियम है कब का, तो आप बोलेंगे 2005 का है नरेगा अधिनियम। ये लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 2006, लिख लीजिएगा इसको दोस्तों, 2 फरवरी 2006। अगर आपसे पूछे नरेगा अधिनियम कब का है, 2005 का है। लागू कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से। और नरेगा में दोस्तों महात्मा गांधी जी का नाम जोड़कर इसको मनरेगा कब बनाएगा, ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 2009। इसको भी आप नोट करेंगे। ये तीनों डेटें आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में 100% कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। दोस्तों आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति आपसे पूछ ली गई थी, तो 1857 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो दोस्तों केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है, आप सब जानते हैं। और सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों आप कहाँ की है, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और दोस्तों आपका उड़ीसी नृत्य से भी संबंधित हैं। अब आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया रहे उसके आंसर आपको अकॉर्डिंग लगाना है। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में उड़ीसी दिया रहेगा तो उड़ीसी आपका बिल्कुल सही होगा, अगर उड़ीसी नहीं दिया रहेगा तो आप भरतनाट्यम लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। अब उड़ीसी नृत्य से दोस्तों एक बहुत फेमस कलाकार हैं केलू चरण महापात्र, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों ये उड़ीसी नृत्य से है, इसको भी आप कहीं पर लिख के रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित सवाल पूछा गया था, इसकी डेट पूछी गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी। तो दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 के बीच में चली थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना। तो आपसे परीक्षा में कई बार सवाल रिपीट हुआ है कि भारी उद्योगों को उच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई, तो आप बोलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से हम तीसरी पंचवर्षीय योजना भी डिस्कस कर लेते हैं, यह भी सवाल कई बार आया है। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 के बीच में चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और यह योजना जॉन सैंडी, कौन से? जॉन सैंडी मॉडल पर और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछ ले कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और भारी उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है, तो आप बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस आर्टिकल से है, तो दोस्तों आर्टिकल 137 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2024 में चुनाव आइकन किसको नियुक्त किया गया, तो वर्ष 2024 में चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रीय चुनाव आयोग की, दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हस्तलिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा लिखा गया था। यह सवाल आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा गया है।
यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है या एसएससी का कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज की क्लास से आपको 100% अपनी परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। सारे सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये ब्रह्मोत्सव त्योहार है, ये आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंबाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है। ये कंबाला कर्नाटक का बहुत फेमस उत्सव है। और देवदासी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों देवदासी जो नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम से संबंध रखता है, याद रखिएगा। दोस्तों कंबाला तो हो गया आपका कर्नाटक। अब दोस्तों तमिलनाडु में भरतनाट्यम कहाँ का है। ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है। ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर बहुत फेमस एक है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू दोस्तों कहाँ का त्योहार है। ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। और पोंगल कहाँ का है। पोंगल भी आपका तमिलनाडु का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ओणम कहाँ का है। ओणम बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें। ओणम है आपका केरल का। ओणम है केरल का, पोंगल है आपका तमिलनाडु का। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो बच्चा जानता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे आने वाली शिफ्ट में सवाल पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा कब गया, तो आप बोलेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 21A में। और 11वां मौलिक कर्तव्य है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो खेल और उनकी महत्वपूर्ण शब्दावलियां और दोस्तों महत्वपूर्ण कब उनसे संबंधित खेल पढ़कर जाएगा। आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अभी तक हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया खेल तथा उनके खिलाड़ी, या फिर आपसे खेल देकर उनका दोस्तों खिलाड़ी पूछ रहा है, या फिर दोस्तों आपका कप देकर उनका खेल पूछ रहा है। याद रखिएगा सवाल आ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। दोस्तों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो आपके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं। जात्रा उत्सव का त्योहार दोस्तों हम उड़ीसा में मनाते हैं। याद कीजिएगा उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्योहार रथ पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये सब कहाँ के हैं। ये सब उड़ीसा के त्योहार हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये दोस्तों भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो आपके संतूर वादक से संबंध रखते हैं। और दोस्तों एक नाम मैंने आपको जब संतूर वादक बताया होगा तो एक नाम मैंने आपको जरूर नोट कराया होगा, भजन सोपारी। भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दोनों के दोनों संतूर वादक हैं, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2008 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महान्यायवादी से संबंधित सवाल आया था। दोस्तों महान्यायवादी सवाल आपसे क्या पूछ सकता है। दोस्तों ऐसा सवाल पूछा गया था कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं महान्यायवादी को लेकर। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 76 में है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। आर वेंकट रमणी। कौन है। आर वेंकट रमणी, ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट के, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो भारत का महान्यायवादी होता है वो दोस्तों राज्य का केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक इसका कार्यकाल रहता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे ही दोस्तों राज्य में कौन होता है। महाधिवक्ता।
ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है। याद कर लीजिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वराहमिहिर की पुस्तकों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या हैं, ये वराहमिहिर की पुस्तकें, इनको आप देख सकते हैं, बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये सब किसकी पुस्तकें हैं, वराहमिहिर की पुस्तकें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका था। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी की परीक्षाओं में आपसे पूछा ही जाता है। बटुकेश्वर नाथ दत्त और सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929, ये सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था सरदार भगत सिंह ने और बटुकेश्वर नाथ दत्त ने। दोस्तों आपको याद होगा 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, आने वाली शिफ्टों में सवाल पूछ सकता है आपसे। बेरोजगारी दर का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है, यानी कि बेरोजगारी दर दोस्तों कैसे निकाली जाती है, इसका फार्मूला आपसे पूछा गया था। तो फार्मूला क्या है, बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक गुणे 100, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली किसी शिफ्ट में आपसे पूछ ले। अर्थशास्त्र में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तापमान का मात्रक क्या होता है, तो आप सब जानते हैं तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तो केल्विन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भरतनाट्यम की जननी किसे माना जाता है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को माना जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। याद कीजिएगा, भरतनाट्यम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने कई बार नोट कराए हैं, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, और दोस्तों कौन है, नर्तकी नटराज, रुक्मणी देवी, ये सब नाम आप याद रख लीजिएगा, अच्छे नाम हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो अभिलेख हैं किस लिपि में लिखे गए थे, दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल मैसूर युद्ध से सवाल आपकी परीक्षा में एक पूछा गया था, जल्दी से कमेंट कर बताएं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर, मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 126। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है, आर्टिकल 124 ये संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। आर्टिकल 129 में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है, 19(1)(f) को हटा दिया गया जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है, और ये सवाल मैंने आपको कराया भी था करंट अफेयर के टॉप 50 सेशन में। तो ग्रीस एथेंस का इनको सम्मान मिला है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, इनको दोस्तों कहाँ का ऑर्डर ऑफ एलो स्टार करके दोस्तों को पुरस्कार इनको मिला है, जो कि सूरीनाम का दोस्तों अवार्ड है, याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ ले। महिला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, ये अपने भारत देश में हुआ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर हमने डिस्कस की हुई 74.04%। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, कुछ इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो 61.80% के आसपास जो ऑप्शन आपका रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों जैसे जैसे शिफ्टें बढ़ी वैसे वैसे सवालों के लेवल भी दोस्तों एसएससी ने बढ़ा दिए। पहले क्या दोस्तों नॉर्मल सवाल पूछ रहा था जनगणना से, उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे शिफ्टें बढ़ रही हैं वैसे वैसे सवाल थोड़े डीप आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का दोस्तों आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, दोस्तों आप टॉपिक सेम रहेंगे, आप थोड़ा डीप पढ़ाई करके जाइएगा, 100% आपको वहां से सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अगर दोस्तों हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रस्तावना को कब पेश किया गया था, प्रस्तावना को तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। और दोस्तों इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, बहुत बार सवाल पूछा गया, ये 22 जनवरी
1947 को इसको स्वीकार किया गया था। यानी कि पेश कब किया गया था और स्वीकार कब किया गया था, याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में है। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल का उल्लेख, और राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल नंबर 161 में है। लेकिन राज्यपाल जो होता है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मिताली राज का संबंध किससे है? ये क्रिकेट की बहुत फेमस खिलाड़ी आप सब जानते हैं। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी? ये वो सवाल है जो परीक्षा में आता ही आता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी हरित क्रांति। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है? तो बच्चा जानता है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है जसप्रीत बुमराह। ई श्रम योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020 में हुई थी ई श्रम योजना की शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोलैक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? ये अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, रोलैक्ट एक्ट दोस्तों कब आया था? तो रोलैक्ट एक्ट कब का है? ये दोस्तों 1919 का है। कब का है? 1919 का है। इसको बोलते हैं ना अपील ना दलील का कानून। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों 1919 को 3 चीजें हुई थी। एक तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा हुआ था रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था, तीसरा हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। ये तीनों चीजें दोस्तों कब हुई थी? 1919 में हुई थी, याद रखिएगा। डांडिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? डांडिया गरबा ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब आपका गुजरात के हैं। रण उत्सव कहाँ का? ये भी आपका गुजरात का है। जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिनका दोस्तों आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। ये क्लास बहुत बेनिफिट है आपकी आने वाली हर एसएससी की परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेबल टेनिस खेलते समय खिलाड़ी पहले कितने पॉइंट बना ले ताकि वह पारी जीती हुई मानी जाए? मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे शिफ्टें बढ़ेंगी, वैसे वैसे एसएससी का लेवल भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं किस लेवल का सवाल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप एक खिलाड़ी 21 पॉइंट बना लेता है तो वह पारी जीती हुई मानी जाती है। सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था? भानु अथैया को मिला था, जो कि आपके ऑप्शन में था। आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंबलडन का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो विंबलडन होता है वो लॉन टेनिस को कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉन टेनिस। अनुच्छेद 163 इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है राज्य मंत्री परिषद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूमर लोक नृत्य मनाते हैं हम राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्लेमिंगो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों जो फ्लेमिंगो नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस क्लासिकल डांस है, आपको याद होगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? दोस्तों आपको याद होगा 2023 में भारत के जो मुख्य अतिथि आए थे वो थे मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे आने वाली किसी भी परीक्षा में ये पूछ ले कि गणतंत्र दिवस 2024 में दोस्तों कौन आए थे, तो आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रोन आए थे। अब कमेंट कर बताएं इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बच्चा बच्चा जानता है। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? वर्ष 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? तो मैंने अभी आपको बता चुका हूं, एमएस सुब्बालक्ष्मी को मिला था भारत रत्न। और दोस्तों कब मिला था इनको? 1998 ईस्वी को मिला था। और पंडित रविशंकर को कब मिला था? पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, आप सब जानते हैं पंडित रविशंकर, ये बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। ये एक सितार वादक हैं। कौन है? ये सितार वादक हैं। और इनको 1999 में, कब? 1999 में इनको आई थिंक भारत रत्न मिला था। इसको आप रीचेक कर लेंगे। और एक सवाल इनसे और पूछा जाता है, एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है वो दोस्तों पंडित रविशंकर ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहली ट्रांसजेंडर महिला जो भरतनाट्यम से संबंधित है जिन्हें पद्मश्री मिला है, तो नर्तकी नटराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आप सब जानते हैं 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों सवाल आप याद रखिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से सवाल आया था, तो आप सब जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसकी विपरीत दिशा में उतना ही बल हम पर लगाती है। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी बार सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों नवीन पटनायक जी बने हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट से संबंधित सवाल आया था। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 1919 का है। बीसीसीआई के द्वारा चीफ सिलेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों आप सब जानते हैं अजीत अगारकर को नियुक्त किया गया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन है? रोजर बिन्नी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टिप्पणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात का है। तो गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर मैंने दोस्तों आपसे सवाल पूछा था अभी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व में हरित क्रांति की जनक है नॉर्मन बोरलॉग। लिख लीजिएगा ये नाम। 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी 14वीं जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? ये सवाल देखिएगा दोस्तों आप। मैंने कहा था जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा SSC का। 919 दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। ATM किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपको याद होगा बैंकिंग प्रणाली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज देवी का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों सरोज देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, अगर आप SSC का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं सरोज देवी, या कोई नया नाम आपके सामने आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये रुक्मणी देवी हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया, मल्लिका साराभाई हो गया, ये सब आपको हर बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये सरोज देवी ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और आपसे परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत कम चर्चा में होते हैं, तभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नया नाम आया करे उसको आप जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा फिर आए वो संतूर वादक हैं, आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये दोनों आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में भारत सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों अंग किसके हैं? भारतीय संविधान में भारत सरकार के। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर ने की थी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? और ये सवाल 2 से 2 बार पूछा गया आई थिंक SSC GD की परीक्षा में। दोस्तों एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख है आशुतोष दीक्षित जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आशुतोष दीक्षित। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान में क्या नाम है? पटना। दोस्तों मौर्य साम्राज्य और हर्षवर्धन के समय से यह सवाल बहुत पूछे गए हैं, इसको आप पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितने हैं? दोस्तों ये वो सवाल है जो रेलवे की परीक्षा में और दोस्तों SSC की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं? तो दोस्तों लिख लीजिएगा 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। ये दोनों पढ़ के जाइएगा आप। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से है शोभना नारायण। और दोस्तों आपको याद होगा कुमुदनी लखिया, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी कथक से है। और बिरजू महाराज ये भी कथक से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक से संबंधित हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब दोस्तों आपको याद होगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी इसकी शुरुआत। और दोस्तों इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि नाटी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये नाटी लोक नृत्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? जो ये संसद के पास है। दोस्तों आपको याद होगा सरला, मैंने आपको कई बार नोट कराया है सरला। इससे दोस्तों 3 आर्टिकल आपको याद होंगे।
सा से संसद आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा आर्टिकल 80, ला से लोकसभा आर्टिकल 81। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 51 से। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल नंबर 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोहन वीणा का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों जो मोहन वीणा है इसका जनक माना जाता है विश्व मोहन भट्ट को। तो विश्व मोहन भट्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ष 1991 में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। आप सवाल देखिएगा, वर्ष 1951 में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। तो आपके ऑप्शन में 18% के आसपास जो भी ऑप्शन रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया AFC का संबंध किस खेल से है। तो यह फुटबॉल का बहुत फेमस खेल है, इसको भी आप याद रखिएगा। नवरोज उत्सव का संबंध किस धर्म से है। तो नवरोज उत्सव दोस्तों आप सब जानते हैं ये पारसी धर्म का बहुत फेमस त्यौहार है नवरोज। अब दोस्तों आपको याद होगा नवरेह फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाते हैं। ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नवरेह फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर का है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, राहुल द्रविड़ को बनाया गया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नवजोत कौर का संबंध हॉकी से है। और दोस्तों हॉकी का कप बहुत फेमस है, आगा खां कप। और ये परीक्षा में 2 से 3 बार आपसे पूछा गया है, आगा खां का संबंध किस खेल से है, हॉकी। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है। दोस्तों 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों उसमें से सोनल मानसिंह आपका बिल्कुल सही आंसर था। परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सेवा क्षेत्र, इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सबके सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करना था, जिसमें से लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका इन दोनों को मिला है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो ये मिजोरम की साक्षरता दर बहुत अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। मैंने अभी आपको बताया 32 अनुच्छेद के तहत। और आर्टिकल 32 में दोस्तों क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट तो आपने नोट कर लिया, अब हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 214 में। आर्टिकल नंबर 214 में लिखा हुआ है हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल 214 में लिखी हुई हैं। आर्टिकल नंबर 215 में क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19(1)A में है प्रेस की स्वतंत्रता। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 BC में। भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। अब बताइएगा सेबी की स्थापना, सेबी ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना, लेकिन इसका अधिनियम कब का है, 1992 का अधिनियम है, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ओसूरी, क्या दोस्तों आप देखिएगा ओसूरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये निकोबार का बहुत फेमस फेस्टिवल है ओसूरी। एयरफोर्स के वर्तमान उप प्रमुख कौन है, आशुतोष दीक्षित। मैंने आपसे कहा था ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ। और ये सवाल भी 2 से 3 बार आया है SSC GD की परीक्षा में। रॉ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, रवि सिन्हा जी है, आपका राइट आंसर होगा। अर्पणा पोपट का संबंध किस खेल से है, ये बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म का कितना प्रतिशत है, ये दोस्तों 2.3% है। आप सवाल का लेवल देखिएगा, अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं लास्ट वाली शिफ्टों में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म का प्रतिशत आपसे पूछ लिया गया है, तो आप सिख धर्म का प्रतिशत, मुस्लिम धर्म का प्रतिशत, ये सब पढ़ के जाएगा, 100% सवाल देखने को मिलेगा। दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, 148 सवाल हैं
टोटल जल्द से जल्द हम कवर करेंगे। आप बने रहिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 31.16% है। अगला क्वेश्चन, कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों कल्याणी अम्मा है ये दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम से है। यक्षगान कर्नाटक का है। वैशाखी पर्व हरियाणा में मनाया जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि वैशाखी पर्व तो पंजाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर लगाना था। आपके ऑप्शन में पंजाब नहीं दे के रखा था, हरियाणा दे के रखा था, तो हरियाणा और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक फेस्टिवल एक से अधिक राज्यों में सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा गया था, तो आप सब जानते हैं 1951 से 1956। कौन से मॉडल पर आधारित है? हैर-डोमर मॉडल। और कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3। आप सब जानते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। और संविधान में किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन है? तो दोस्तों ये शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों लोग, ये दोनों भाई, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। 1920 में शुरू हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। जनार्दन प्रसाद का संबंध किससे है? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनार्दन प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों आप सब जानते हैं कतर दोहा में हुआ था। जीता कौन था? अर्जेंटीना। हारा कौन था? फ्रांस। अब दोस्तों यहाँ से 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। गोल्डन बॉल किसको मिला था? लियोनेल मेसी। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला था? आपको याद होगा, मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट किसको मिला था? किलियन एम्बापे। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है? आर्टिकल 175 के तहत। अगला क्वेश्चन, जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जतिन गोस्वामी जो है वो सतरिया से संबंधित हैं। अब दोस्तों नया नाम आपके सामने आया, इसको आप नोट करेंगे। अब सतरिया दोस्तों बहुत फेमस डांस कहाँ का है? ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का है। और सतरिया के जनक किसको माना जाता है? श्रीमद शंकर देव। किसको कहते हैं? श्रीमद शंकर देव। इनको दोस्तों सतरिया का जनक माना जाता है। आंगा खां का संबंध हॉकी से है। मैंने आपसे बताया था आंगा खां आपसे 2 से 3 बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। 24 सितंबर वर्ष 2023 से कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई? तो ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। ये 9 वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई थी 24 सितंबर वर्ष 2023 तक। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस फेस्टिवल है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक है। दोस्तों पन्नालाल घोष हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, ये सब के सब बांसुरी वादक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बंगा जी बने हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख भाग 3 में है। और ये सवाल 2 से 3 बार आया, आप देख सकते हैं। गन नगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर का बहुत फेमस फेस्टिवल है गन नगाई फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, सरोद वादक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था। दोस्तों सरोद वादक से जब सवाल पूछा गया केवल 4 नाम आपको दिए जाते हैं। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान और विश्वजीत राय चौधरी। इन चारों का संबंध किससे है? सरोद वादक से है। दोस्तों अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वह एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या सिलेक्शन पोस्ट का कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ, बने रहिएगा। 100% यह जानकारी आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। बस कुछ समय और, अभी मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 943। हमने डिस्कस कर लिया है। गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये देखिए एक और नया नाम, उड़ीसी नृत्य है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। जो भी नए नाम आपके सामने आए उनको आप नोट करते चलिएगा। चंद्रगुप्त के नाती कौन थे? अशोक थे। कुछ ऐसे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ये दोस्तों पढ़ के जाएगा। ये इनके दोनों टाइम पीरियड आपसे परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अब जल्दी से आप बताएं दूसरी बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सवाल आया था। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व
इनको बोलते हैं हम डीपीएसपी, डीपीएसपी। इनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4, भाग 4 कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 से 51। इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा गया होगा। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। जल्दी से बताएं, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? ये पखावाज से संबंधित हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों जो वेग है इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। संवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों, संवर्ती सूची जो है कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 7 में। अब दोस्तों आपको याद होगा संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है संवर्ती सूची की अवधारणा। इसको भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी? तो याद रखिएगा ये 8वीं वाली पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों नहीं शुरू हो पाई थी वर्ष 1990 में। बिहार में गरीबी का प्रतिशत आपसे पूछ लिया गया था, 51.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों आपको याद होगा ये लाल कुर्ती दल से संबंध रखते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब दोस्तों आपको याद होगा भारत का राष्ट्रीय खेल, दोस्तों याद रखिएगा भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, गलती मत कीजिएगा। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और श्रीलंका का, ये दोनों के दोनों वॉलीबॉल से संबंधित रखते हैं, नेपाल और श्रीलंका। वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत किसने की थी? ये दोस्तों आप सब जानते हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बॉम्बे प्लान में कितने सदस्य की समिति गठित की गई थी? ये 8 सदस्य की समिति गठित की गई थी। ये दोस्तों आपके 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक की शिफ्टों में जो जो सवाल आपसे पूछे गए हैं और जो ऑथेंटिक सवाल हमको पता लग पाए हैं, सारे सवाल मैंने आपको कवर करा दिए। इससे दोस्तों आपको एक बात पता लग रही होगी कि किस लेवल के सवाल आपसे एसएससी में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनको कैसी तैयारी कर जाना है। दोस्तों आने वाली शिफ्टों में आप सभी का एग्जाम है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा आप जनगणना, पंचवर्षीय योजनाएं, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और दोस्तों आपका हर्षवर्धन, स्ट्रेटेजी के में खेल वाला पोर्शन, खेल की महत्वपूर्ण शब्दावलियां और हरित क्रांति, और दोस्तों आपका खेल से संबंधित करंट अफेयर, शास्त्रीय नृत्य, और आपका क्या हो गया महत्वपूर्ण वादक और वाद्य यंत्र, महत्वपूर्ण राज्य और दोस्तों उनके लोक नृत्य, और जो नई नियुक्तियां हैं। इतने टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा थोड़ी डीप में, और 100% इतने टॉपिक से आपको 10 से 12 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप 80 क्वेश्चन आते हैं, आप 70 से 72 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने जरा सी भी मेहनत की है। और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, तो ज़्यादा दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 क्वेश्चनों पर रिस्क ले सकते हैं, आप तुक्के भी लगा सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों आने वाले शिफ्टों के बच्चों के एग्जाम की बात। अब दोस्तों बात करते हैं जिन बच्चों का भविष्य में कोई सा भी एसएससी का एग्जाम है, चाहे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हो, चाहे सीएचएसएल देने वाले हो, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट का कोई सा भी एग्जाम देने वाला हो, केवल एसएससी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी के लिए एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एसएससी में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवालों को दोस्तों मर्ज कर एक ई नोट्स तैयार किया गया है 130 पेजेस का। ये 130 पेजेस की जो पीडीएफ होने वाली है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और विविध प्रश्न, ये सारे टॉपिक एक जगह पर मिलने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों 1 लाइनर के फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको भविष्य में कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है तो ये ई नोट्स वाली पीडीएफ आपको परचेस करनी चाहिए, आपके टेबल पर होनी चाहिए। 100% 80 से 85% जीके का जो पोर्शन होता है वो दोस्तों ये अकेली पीडीएफ कवर कर देगी। चाहे आप दोस्तों रेलवे का, आरपीएफ, किसी का भी एग्जाम देने वाले हों। और इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया, मात्र 50 रुपीज़। मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप एक बुक भी खरीदेंगे वो भी आपको 50 रुपीज़ में नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों ये ऐसी पीडीएफ होगी बिल्कुल जो दोस्तों होता है ना, कंसाइज रूप में कंटेंट तैयार किया गया है, केवल काम की बातें वहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अब दोस्तों आपको परचेज इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर नोट कर रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे 7078 142 717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है।
इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कीजिएगा। आपको वो दोस्तों कंटेंट वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों कंटेंट होगा, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।